स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिससे संबंधित सवाल आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे पीजीटी के एग्जाम में जाएं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जाएं, या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, जिसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलीमर केमिस्ट्री और सारी ही एग्जाम को हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमर होता क्या है। देखिए, पॉलीमर एक बहुत बड़े साइज के मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। केमिकली कंबाइन करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल मॉलिक्यूल, या आप कहिए एज कंपेयर टू सिंगल मोनोमर। जी हाँ, जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर पॉलीमर बना हुआ होता है उनको क्या कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। सारी ही चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, जो पॉलीमर है वो हाई मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल होते हैं और जो बने हुए होते हैं लार्ज नंबर ऑफ छोटी छोटी यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ वन और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। अब यहां पर लिखा गया है कि जो आपका जो पॉलीमर है उसमें जो छोटी छोटी जुड़ने वाली यूनिट है वो एक जैसी भी हो सकती हैं और वो भिन्न डिफरेंट भी हो सकती हैं। इसके आधार पर अलग अलग तरह के पॉलीमर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये लिखा गया है, मोनोमर वो छोटे से छोटी यूनिट होती है, वो छोटे से छोटा ब्लॉक होता है जिससे मिलकर क्या बनता है, आपका बड़ा पॉलीमर जो है वो फॉर्म होता है। जैसे आपका पॉलीथीन है, पॉलीथीन में कौन सी मोनोमर यूनिट होती है, इथाइलिन की मोनोमर यूनिट होती है पॉलीथीन के अंदर। आप लोगों ने सुना भी होगा CH2 ये बेसिक यूनिट होती है किसके अंदर, इथाइलिन के अंदर। दिस इज द बेसिक यूनिट इन द पॉलीथाइलिन। ठीक है, उसके बाद यहां पर आगे लिखा गया है, ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर और डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल। बहुत सारे सिमिलर और डिफरेंट टाइप के मोनोमर का या फिर मॉलिक्यूल्स का केमिकल कॉम्बिनेशन, और वो जब मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपके दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एक आपका होमोपॉलीमर होता है और दूसरा आपका कोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो एक ही तरह की मोनोमर यूनिट से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। और जो कोपॉलीमर होते हैं वो अलग अलग तरह की यूनिट, डिफरेंट यूनिट क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं, आपका ये वाला है इथाइलिन है, या फिर पॉलीथीन है, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या फिर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं। या फिर आपका टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या होता है, CF2 को क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन कहा जाता है। मतलब जिसमें एक ही तरह की मोनोमर यूनिट हो उसको तो क्या कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं होमोपॉलीमर। जिसमें एक से ज्यादा तरह की मोनोमर यूनिट हो, जैसे नाइलॉन 66, नाइलॉन 610 हो गया आपका, ये सब क्या है आपकी, जैसे बेकेलाइट हो गया, ये सब आपके क्या है, कोपॉलीमर है। ठीक है, जैसे आप यहां पर क्या देख सकते हैं, पॉलीथीन में क्या है, CH2 है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है, CH2CHCl होता है। टेफ्लॉन में क्या यूनिट होती है, CF2 वाली यूनिट होती है। इन सब के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं करते हैं, सबके एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद कोपॉलीमर में आपके सामने लिखा गया, इज ए पॉलीमर दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। जो एक से ज्यादा तरह के मोनोमर से क्या हुआ हो, मिलकर बना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोपॉलीमर बोलते हैं। एग्जांपल दिए गए हैं, ब्यूना एस है, नाइलॉन 66 है, जो एडिपिक एसिड और उसके साथ एक और जो अमाइड कंबाइन होता है उसके साथ क्या बन, उससे आपका क्या बनता है, आपका नाइलॉन 66 बनता है। सबके बारे में बात करेंगे, नाइलॉन 610 के बारे में भी बात करेंगे, ब्यूना एस, डेक्रोन के बारे में भी बात करेंगे, सबके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, बेसिक 3 टर्म्स का मतलब जो है वो हमने समझा है। अब हम बात करते हैं पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की। देखिए, पॉलीमर का ओरिजिन क्या है, मतलब कहां से पॉलीमर लिया गया है या फिर कहां से पॉलीमर फॉर्म हुआ है, बना है। इसके आधार पर दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, दो तरह के पॉलीमर होते हैं। एक आपके होते हैं नेचुरल पॉलीमर, दूसरे आपके होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा, जो नेचर से एज इट इज मिलते हैं, जिनका ओरिजिन क्या होता है, नेचर होता है, मतलब प्लांट और एनिमल से एज इट इज जो लिए जा सकते हैं, जो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, या फिर जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, ऐसे पॉलीमर को क्या कहा जाता है, नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, दीज कम फ्रॉम नेचर और कैन बी फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहां पर जो मैक्सिमम पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, इनका दूसरा नाम बायोपॉलीमर्स भी होता है। और यहां पर लिखा गया है जो प्रोटीन्स हैं,
प्रोटीन्स आपने सुना होगा, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के जो पॉलीमर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोटीन्स कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे कि आपकी शुगर होगी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, वो पॉलीसैकेराइड किससे बने हुए होते हैं? बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर आपका रबर हो गया, जो पॉलीमर होता है किसका? आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। सिल्क है, वुल है, स्टार्च है, सेलुलोज है, एंजाइम है, नेचुरल रबर है, और भी बहुत सारी चीजें, हीमोग्लोबिन है, एचबी जिसको आप बोलते हो, ये सब क्या होते हैं? आपके नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सिंथेटिक पॉलीमर। ये वो पॉलीमर होते हैं जिनको इंसान खुद बनाता है, जैसे आपका नायलॉन 66 हो गया, नायलॉन 610 हो गया, जैसे आपका बेकेलाइट हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके? या ये सब आपके सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। और जो मैन मेड होते हैं, जिनको इंसान बनाता है, उनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस के बारे में। दो तरीके से, दो मेथड से पॉलीमर को सिंथेसाइज किया जाता है। पहला होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें मोनोमर यूनिट को सिंपली क्या किया जा रहा हो? ऐड किया जा रहा हो किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू। अब मैकेनिज्म क्या रहता है इस एडिशन का, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम यहां पर सिंथेसिस के मेथड पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। बेसिकली मोनोमर यूनिट को क्या कर दिया जाता है? ज्वाइन कर दिया जाता है। और मैक्सिमम वो मोनोमर यूनिट होती हैं जिनके अंदर कंजुगेटेड बॉन्ड्स होते हैं, या फिर जिनके अंदर क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड होता है, उनको सिंपली एडिशन पॉलीमराइजेशन से क्या करवाया जा सकता है? पॉलीमराइज करवाया जा सकता है। जैसा कि लिखा गया है, जब मोनोमर को ऐड किया जाता है, सिंपली एडिशन होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता, जैसे पानी का लॉस नहीं होता, अमोनिया का लॉस नहीं होता। एडिशन के दौरान जब एक मोनोमर यूनिट को दूसरी मोनोमर यूनिट से जोड़ा और उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई और छोटा मोटा मॉलिक्यूल लॉस नहीं हुआ, जिसमें मास का लॉस नहीं होता, ऐसे पॉलीमराइजेशन को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। यहां पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं, पॉलीथीन या फिर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, या फिर आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है। जैसे यहां पर लिखा गया है, ये विनाइल क्लोराइड का मोनोमर है। ये क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करवाया जा रहा है? इसको पॉलीमराइज करवाया जा रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों डाला गया? ताकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या करवाया जा सके? पॉलीमराइज करवाया जा सके। इसी तरीके से जब आप पॉलीथीन की बात करोगे तो इसमें क्या होता है भाई? बहुत सारी CH2 यूनिट क्या होती हैं? पॉलीमराइज होती हैं। और ये आपको क्या बनाती हैं? CH2, और यहां पर CH2, और इस तरीके से आप यहां पर क्या बना देते हो? पॉलीथीन बना देते हो। अब पॉलीथीन बहुत तरह के होते हैं, हाई डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा जानने की नीड नहीं है। अब हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जी हां, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऐसा पॉलीमराइजेशन का मेथड जिसमें जब दो मोनोमर यूनिट को जोड़ा जा रहा हो, कंबाइन करवाया जा रहा हो, किसी न किसी मॉलिक्यूल का क्या हो जाए? लॉस हो जाए। मेनली वाटर का ही लॉस देखने को मिलता है जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात होती है। तो छोटे मोटे मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन के दौरान क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं या फिर रिलीज हो जाते हैं। व्हेन द मोनोमर आर एडिड एंड देयर इज ए लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, देन द पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एंड पॉलीमर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा कंडेंस्ड पॉलीमर कहलाएगा। द प्रोसेस बाय विच कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आर फॉर्म्ड इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल है आपका नायलॉन 66, एंड नेक्स्ट आपका एग्जांपल है बेकेलाइट है। एक और एग्जांपल है नायलॉन 610BC का एग्जांपल है। नायलॉन 66 की फॉर्मेशन आपको दिखाई गई है। नीचे आपका नायलॉन 66 के लिए दो मोनोमर यूनिट को ज्वाइन करवाया गया है। यहां पर देखिए एडिपिक एसिड है और दूसरा आपका क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है। अब होगा क्या? यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो हो क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? आपका यहां से लॉस हो जाएगा जब ये फॉर्मेशन हो रही होगी। और यहां पर मैं -H2O लिख दूंगा। हर बार जब भी एक मोनोमर यूनिट ज्वाइन होगी, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो यहां पर क्या हो जाएगा? वो यहां पर लॉस हो जाएगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH दोनों मिलकर क्या रिलीज कर देंगे? एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज कर देंगे। अब इनको थोड़ा सा दूसरे नामों से जानते हैं। जैसे आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन है, उसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। देखिए यहां पर मतलब क्या है?
चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला आपका इनिशिएशन होता है। अब इनिशिएशन में क्या होगा, जो आपका हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो फॉर्म होगा। मतलब जो आपके पास मोनोमर है आप उसको किस में कन्वर्ट करवाते हो, या तो लाइट की प्रेजेंस में या फिर किसी और स्पीसीज की हेल्प से आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो, एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करते हो। जैसे वो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बो एनायन हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपका मोनोमर है वो किस में कन्वर्ट होगा, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को कहा जाएगा क्या, इनिशिएशन। या फिर आपने देखा होगा जब हमने पीवीसी का देखा था वहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड थी, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने क्या किया था, उसको सबसे पहले हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया होगा। उसके बाद प्रोपोगेशन का स्टेप आता है जिसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट है वो मोनोमर से जाकर जुड़ता है और अब क्या बनता है, नया आपका पॉलीमर नया आपका दो डाइमर बन जाता है। पहली बार जब जुड़ेंगे तो 2 मोनोमर जुड़ेंगे, डाइमर बन जाएगा और एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट फिर से बन जाएगा। और फिर वो हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट फिर से जो आपका डाइमर बनेगा ये भी हाईली रिएक्टिव ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ क्या होगा, ये भी फ्री रेडिकल ही रहेगा, या फिर कार्बोकैटायन रहेगा या फिर कार्बो एनायन रहेगा। ये फिर से एक मोनोमर के साथ ज्वाइन होगा और इस तरीके से प्रोपोगेशन होते हुए क्या हो जाएगा, चेन प्रोपोगेशन का स्टेप फॉर्म हो जाएगा और जिससे बहुत लंबी चेन बन जाएगी किसकी, बहुत सारे मोनोमर्स की। एंड देन लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। अब ये जो हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, एक समय आएगा या फिर बहुत सारे ऐसे मेथड्स भी होते हैं जहां पर हम पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करवा देते हैं। उन मेथड्स की हम बात नहीं कर रहे। अब उस स्टेप को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। उसको क्या कहा जाता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप कहा जाता है। टर्मिनेशन स्टेप के अंदर होता क्या है, जो आपके हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। आपको यहां पर लिखा भी गया है, दीज पॉलीमर आर मेड ऑफ बाय एडिंग मोनोमर यूनिट 1 by 1 टू डेवलपिंग चेन यूजिंग ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट की हेल्प से मोनोमर को एक दूसरे से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। बाकी आप यहां पर देख भी सकते हो। और दूसरी बात, यहां पर कॉमनली किसको जोड़ते हैं, एल्कीन्स को और कंजुगेटेड डाइन्स। मैंने आपको कहा भी था जो एल्कीन्स और कंजुगेटेड डाइन्स हैं वो बेसिकली किस में जाती हैं, वो आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही जाती हैं। और एडिशन पॉलीमराइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। इसका दूसरा नाम क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। साथ के साथ यहां पर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, जिसमें क्या बनता है, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है। दूसरा स्टेप होता है आपका प्रोपोगेशन। प्रोपेगेशन, जिसमें क्या होता है, वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट और मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, आपका फर्दर उस चेन को और बड़ी करता चला जाता है। और थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, जिसमें क्या होती हैं, बहुत सारे जो हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं या फिर जो हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन और एनायन हैं, जो उस चेन को और बड़ा करते जा रहे हैं। एट द मोमेंट, किसी समय पे आने के बाद, किसी टाइम के ऊपर वो आपस में रिएक्ट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे और रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर किसकी, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को ही स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है और यहां पर लिखा भी गया है, ए वैरायटी ऑफ सेपरेट प्रोसेसेस आर यूज्ड टू क्रिएट दीज पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहिए या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहिए, दोनों का एक ही मतलब है। और यहां पर ईच स्टेप इंटेल्स द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोमर। हर स्टेप में क्या होता है, 2 मोनोमर मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होता है। 2 मोनोमर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, कोई ना कोई छोटा वाटर का मॉलिक्यूल या कोई ना कोई छोटे मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हुआ, हाइड्रोजन गैस हुई, अमोनियम गैस हुई या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हुई, इनको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। हमने देखा भी होगा नाइलॉन 66 जब बना था तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड जब एक दूसरे से जुड़े थे तो उन्होंने क्या बनाया था, आपका नाइलॉन 66 बना दिया था। और यहां पर लास्ट में लिखता भी है, वी कैन ऑल्सो कॉल स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को क्या कह सकते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का नाम भी यहां पर दे सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट तरह का पॉलीमराइजेशन बचता है जिसको हम बोलते हैं
कोपोलिमराइजेशन। देखिए कोपोलिमराइजेशन और कुछ नहीं है, जब अलग अलग तरह की मोनोमर यूनिट्स को आप ज्वाइन करते हो तो आप क्या बनाते हो, आप जो पॉलीमर बनाते हो उसी को हम कोपोलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, कोपोलीमराइजेशन कहा जाता है। बस ये होती किस लिए है, जैसे हम लोगों ने पीवीसी बना दिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना दिया, फिर हमने क्या बना दिया, पॉलीथीन बना दिया, इनमें तो मोनोमर यूनिट सेम थी, लेकिन अब क्या करेंगे, अब एक मोनोमर यूनिट तो उठाएंगे इथाइलिन की, अब और एक मोनोमर यूनिट उठाएंगे किसकी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की या फिर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की, और दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो हमारे पास नए पॉलीमर जनरेट होंगे जिनकी जो स्ट्रेंथ है या फिर जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वालों से क्या होंगी, कुछ बेहतर होंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोपोलिमराइजेशन की प्रोसेस जो है वो करवाते हैं। यहां पर लिखा गया है पॉलीमर मेड अप ऑफ 2 और मोर, बल्कि यहां पर डिफरेंट आ जाएगा, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स स्पीसीज इज नोन एज ए कोपोलीमर। कोपोलीमर मेक अप ए लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट पॉलीमर्स। कोपोलीमर की हेल्प से आप क्या बनाते हो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट पॉलीमर्स का जनरेशन करते हो। जैसे एग्जांपल है पॉलीइथाइलिन विनाइल एसीटेट, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको ध्यान केवल क्या रखने हैं, जो इन पॉलीमर्स के नाम है ना भाई, ये आपको ध्यान रखने हैं, बाकी तो आप सारी चीजें कर ही लोगे, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन पॉलीमर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नाइट्राइल रबर है, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, एबीएस, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, इसका भी ध्यान रखना है। एबीएस जिसको बोलते हैं, हो सकता है आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले, जैसे पीईवीए की क्या है, पॉलीइथाइलिन विनाइल एसीटेट, पॉलीइथाइलिन विनाइल एक्राइलोनाइट्राइल नहीं, विनाइल एसीटेट है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, एबीएस जिसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कोपोलिमराइजेशन रेफर to the process of creating copolymer from several monomer species and it is frequently used to enhance या फिर to improve or change the characteristics of the प्लास्टिक्स। मेनली प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। नीचे एग्जांपल दिया गया है ब्यूना-एस का, जिसमें 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन मिलकर क्या बनाते हैं, ब्यूना-एस बनाते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, ध्यान रखना, आपसे क्या पूछेगा, ब्यूना-एस के मोनोमर यूनिट पूछ लेगा पेपर में। ये अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन क्या है, इसके मोनोमर यूनिट्स हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोपोलिमराइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक जो पॉलीमर है वो आपका पॉलीथीन है। मेजरली ये आपका प्लास्टिक कह लीजिए या फिर पॉलीथीन कह लीजिए, जो आप यूज करते हैं उन सब को बनाने में काम आता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है, आपके जो टॉयज हैं या फिर आपका जो पैकिंग मटेरियल है उसको बनाने में काम आता है। दूसरी बात, किस स्टेप से जाता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्मेशन होता है, कोई मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता। और किस टाइप का पॉलीमर है, होमोपॉलीमर हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही तरह की मोनोमर यूनिट होती हैं। यहां पर लिखा गया पॉलीथीन इज ए पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट दैट इज नोन एज इथीन। इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है CH2CH2। देन पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर आप कह सकते हो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या फिर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी आप इसको बोल सकते हो। और यहां पर सिंपली क्या होता है, NCH2CH2। ऐसे बहुत सारे मोनोमर कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, एक बहुत बड़ा पॉलीमर बना देते हैं। यहां पर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया गया है। ये जो पॉलीथीन है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इनर्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। उसके बाद ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, और इससे आप क्या बनाते हो, बकेट्स, प्लास्टिक या फिर टॉयज बनाने में आपके काम आता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है नाइलॉन 66। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी एग्जांपल में बताया था, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तब आपका क्या बनता है, नाइलॉन 66 बनता है। और ये किस तरीके का पॉलीमराइजेशन होता है, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, या फिर आप इसको कोपोलीमर भी कह सकते हैं। जब ये फॉर्म होता है तो छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर जैसे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हो नाइलॉन 66 इज ए पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 टाइप ऑफ मोनोमर। पहला क्या है, एडिपिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपका ये रहा। देन आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीअमाइड। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये किस कैटेगरी में आता है, ये आपका जो है पॉलीअमाइड्स की कैटेगरी में आता है। ये शब्द ध्यान रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पॉलीअमाइड काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और ये बनता कैसे है,
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, ये आपका जो है फॉर्म होता है, आप इसको देख सकते हो। यहां पर जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। क्या होगा, यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन, और यहां से एक हाइड्रोजन, और यहां से बल्कि कंप्लीट OH क्या हो जाएगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा, और यहां से एक हाइड्रोजन आपका जो है वो रिमूव हो जाएगा, और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, नायलॉन 6 बन जाएगा। अब 6 क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर 6 कार्बन एटम है, 1 और 4 यहां पर और 2 यहां पर, 6 ऊपर है, और 6 कहां है आपके, ये हेक्सा 6 ही कार्बन एटम आपके प्रेजेंट हैं। इस वजह से आपका क्या नाम दिया गया है, नायलॉन 6 नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीएस्टर। देखो भाई, यहां पर जो पॉलीएस्टर आपके होते हैं ये उन मोनोमर यूनिट से बनते हैं जिनमें क्या हो, जिसमें जो मोनोमर यूनिट हो एक यूनिट हो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी यूनिट हो आपकी कौन सी, डाई एल्कोहल। जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एल्कोहल आपस में जुड़ते हैं तो वो बीच में एक एस्टर का बॉन्ड बनाते हैं, और ये जब दोनों जुड़ते हैं ना, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपके पास, यहां पर कोई भी कितनी भी बड़ी, यहां पर CH2 लिख के आप 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहां पर लिखूं CH2 और यहां पर आप लिख सकते हो कितनी भी बड़ी चेन यहां पर बन जाएगी। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एल्कोहल, यहां पर देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इधर की साइड भी COH ग्रुप है और यहां पर भी COH ग्रुप है, और जब ये इससे जुड़ता है तो यहां पर किसका लॉस होता है, यहां पर आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आपका लॉस हो जाता है इसकी फॉर्मेशन के दौरान। और जब वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, ये भी आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद आपका जो पॉलीएस्टर बनता है वो आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। मोनोमर यूनिट क्या होती है, सबसे पहले 2 मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे, एक कॉमन मोनोमर यूनिट बनाएंगे, और जब वो कॉमन मोनोमर यूनिट होगी फिर आप ये भी कह सकते हो कि यही मोनोमर यूनिट क्या होगी, पूरी की पूरी पॉलीमर चेन में आपको रिपीट होती हुई दिखाई देगी। इसका एग्जांपल नीचे एक दिया भी गया है। ये जो बीच में यहां पर आपने CH2 की रिंग है, या फिर ये आपका लीनियर भी हो सकता है, या फिर ये आपकी क्या हो सकती है, बेंजीन रिंग भी आपकी यहां पर हो सकती है। जब ये आप इसको इसके साथ ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, कुछ इस तरीके का पॉलीमर यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। और यहां पर लिखा भी गया है पॉलीएस्टर वो एस्टर होते हैं जिसके अंदर जो 2 मोनोमर है ना वो किससे बनते हैं, वो एस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यहां पर ये जो 2 मोनोमर हैं ये जुड़ेंगे किससे, ये एक एस्टर बॉन्ड से जो है वो जुड़ जाएंगे। उसके बाद यहां पर एक एस्टर को दिखाया भी गया है, ये रहा आपका एस्टर का बॉन्ड। उसके बाद इट फॉर्म व्हेन वन ऑफ द मोनोमर इज एन अल्कोहल एंड सेकंड वन इज एन एसिड। जब एक मोनोमर अल्कोहल हो और दूसरा मोनोमर आपका क्या हो, एसिड हो। टर्लिन एंड डेक्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ द पॉलीएस्टर। जो टर्लिन है ये इंपॉर्टेंट है भैया, आप इन चीजों के ऊपर फोकस करना, टर्लिन और डेक्रोन, इन दोनों का मैं स्पेशली आपको एग्जांपल भी बताऊंगा बाद में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, यूज भी जरूरी है, ये क्या काम बनाने के काम आता है, फाइबर ऑफ हाई क्रीज रेजिस्टेंट ड्यूरेबल एंड हैविंग लो मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या बनाने में काम आता है भाई, ये ऐसे फाइबर बनाने में काम आता है जो क्रीज रेजिस्टेंट हो, या फिर जो क्या हो, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करते हो, जिसमें क्या हो, मॉइस्चर का कंटेंट क्या रहा हो, कम रहा हो। ऐसे फाइबर को बनाने में क्या आते हैं, ये आपके काम आते हैं। अब पॉलीएस्टर के बाद हम बात करते हैं बेकेलाइट की। देखिए बेकेलाइट आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, और ये आपका क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एक एग्जांपल है। इसमें जो मोनोमर यूनिट आपकी होती है वो आपका होता है फिनोल, और दूसरा आपका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर की खास बात होती है। इन जनरल तो ये पॉलीमर आपके सॉफ्ट सॉलिड होते हैं या फिर विस्कस होते हैं, ज्यादा विस्कस लिक्विड होते हैं, लेकिन जब आप इनको हीट कर देते हो ना तो ये एक हार्ड शेप ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है मोनोमर यूनिट्स की, जिस वजह से हार्ड शेप जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। तो बेकेलाइट उसका फेमस एग्जांपल है, यहां पर लिखा भी गया है बेकेलाइट इज ए फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बिकॉज इट्स मोनोमर यूनिट्स आर। देखिए बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट कौन सी होती है, फिनोल होता है और दूसरा आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। दूसरी बात, ये कैसा पॉलीमर होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। जो बेकेलाइट होता है वो आपका कैसा होता है, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर होता है। और ये कैसा भी होता है, एक और खास बात क्या, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एक बेहतरीन एग्जांपल है, और आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल लेना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेकेलाइट का। इट इज यूज, इसको यूज किया जाता है क्या बनाने में, कंप्यूटर डिस्क बनाने में काम आता है, साथ के साथ किसके, फोनोग्राफ बनाने में काम आता है, या फिर आपका ये
फाउंटेन पेन या फिर बैरल्स, फाउंटेन पेन के जो बैरल्स होते हैं उनको बनाने में भी काम आता है। अब बात करते हैं रिएक्शन कैसे होगी, फॉर्मेशन किस तरीके से होगी बेकेलाइट में। तो आप यहां पर देखेंगे जब फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगी एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा देन आपको मिलेगा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, एंड देन आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ये आपको तीनों के तीनों स्पीसीज मिलेंगी। और जब आप ऑर्थो से रिएक्शन करवाओगे या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल को ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल के साथ ही पॉलीमराइजेशन करवाओगे, तो ये लीनियर चेन में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल, दूसरा भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल होगा, जब ये दोनों कंबाइन होंगे फिर तीसरा होगा, फिर 4 होगा, इस तरीके से एक लीनियर चेन बन जाएगी। और जब लीनियरली कंबाइन होंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको नोवोलेक कहा जाता है। वहीं अगर आप ऑर्थो के साथ पैरा को कंबाइन करवा दो, यहां पर देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल को पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल के साथ पॉलीमराइजेशन करवा दो इनका, तो आपको मिल जाएगी ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर। और ये ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है बहुत ही फेमस बेकेलाइट। इसी को तो क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, बेकेलाइट कहा जाता है। और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते चले जाएंगे, लॉस होते चले जाएंगे। इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेचुरल रबर। देखिए भाई नेचुरल रबर की क्या खास बात होती है, इसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है और इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज रिवर्सिबल एक्सटेंशन होता है। मतलब अब इसको एक्सटेंड करते हो तो वापस अपनी शेप ले लेता है। उसके बाद इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, उसी वजह से इसको इलास्टोमर का भी नाम दिया जाता है। ये फेमस है इलास्टोमर के नाम से। मैं यहां पर इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। इलास्टोमर सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इलास्टोमर को आपको ध्यान रखना है। नेचुरल रबर को क्या कहा जाता है, इलास्टोमर कहा जाता है। और इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो आपकी होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर यहां पर ये रहा, CCH2 CH3 CHCH2। ये क्या है, इसको आइसोप्रीन कहा जाता है। और जब बहुत सारे आइसोप्रीन के मोनोमर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं तब क्या बनता है, पॉली आइसोप्रीन बनता है। और इसी पॉली आइसोप्रीन को क्या कहा जाता है, नेचुरल रबर कहा जाता है। यही क्या है, आपका नेचुरल रबर है। इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर भी हम लोग बोलते हैं। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज इज आइसोप्रीन, जिसका IUPAC नेम क्या है भाई, 2-methyl-1,3-butadiene। 2-methyl-1,3-butadiene। अब 1,3-butadiene एक और पॉलीमर का मोनोमर होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। उससे पहले आप इसको देख लीजिएगा। जब आइसोप्रीन की बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जब उनका पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, वो पॉली आइसोप्रीन बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीमर की। नेक्स्ट पॉलीमर आपके सामने पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है, एक स्टाइरीन का मोनोमर होता है जिसको पॉलीमराइज करवाया जाता है। कौन सा मेथड होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन से। किससे भाई, एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। और जब ये पॉलीमराइज होता है कोई भी वाटर वगैरह का लॉस नहीं होता। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान क्या रख लेना, जो मोनोमर यूनिट है ना उसको ध्यान रख लेना, स्टाइरीन को ध्यान रख लेना। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH-CH2 जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अब आपको देखने को मिलेंगे जब हम जो डायरेक्टली मिलते जुलते होंगे इथीन की यूनिट से। इथीन की यूनिट से क्यों बोल रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। इथीन में क्या होता है, आपका CH2CH2 होता है। इसमें क्या होता है, CH2CH2 होता है। और जो हम लोगों ने पीछे स्टाइरीन देखा वहां पर क्या होता है, CH2CH, और यहां पर क्या जुड़ी हुई होती है, C6H5। बेंजीन की रिंग जो है वो क्या होती है, इससे कनेक्टेड होती है। ये क्या बना देता है आपको, ये आपको पॉलीस्टाइरीन देता है। फिर अगला क्या आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहां पर क्या जुड़ जाएगा, CH2 CHCl। अब जिसमें ये मोनोमर यूनिट हो वो क्या बन जाएगा, वो आपका पॉलीथीन बन जाएगा। जिसमें ये मोनोमर यूनिट हो
ये क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। और जिसमें ये मोनोमर यूनिट हो वो क्या बन जाएगा, पीवीसी बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में यहां पर क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉलीमर आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है। मैंने मोनोमर यूनिट बता ही दी है। ये सब के सब किससे कंबाइन होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन से ही क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। इनका पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है। CCHHCl विनाइल क्लोराइड है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा घरों में आपने PVC की जो है वो पाइप भी देखी होंगी, वो इसी से मिलकर जो है वो बनी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेक्रोन। डेक्रोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीछे। कब एग्जांपल दिया था, जब मैं आपको पॉलिएस्टर पढ़ा रहा था। ये किसका एग्जांपल है, ये पॉलीएस्टर का एग्जांपल है। इट इज एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर। इसमें कौन कौन जुड़ता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा क्या होता है, टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर दोनों साइड कहां, बिल्कुल ऑपोजिट में क्या लगे हुए होते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं। ये रहा एक COH यहां पर और एक COOH यहां पर, और दूसरा क्या, डाई अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको डेक्रोन जो है पॉलीमर वो मिलता है। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, टर्लीन भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है इसका, टर्लीन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और कैटेगरी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए नाम से पता चल रहा है, जो खुद ब खुद नेचर में डिकम्पोज हो जाएं या फिर डिग्रेड हो जाएं समय के साथ, उनको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाता है। बेसिकली जितने भी नेचुरल पॉलीमर होते हैं, मोस्ट ऑफ द देम, मैक्सिमम 99.9% क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो आपके सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उनको डिकम्पोज करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। जितनी भी प्लास्टिक की बोतल्स आप यूज कर रहे हो, पॉलीथीन आप यूज कर रहे हो, हाँ आजकल तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, और जो पॉलीथीन है वो भी आपका बायोडिग्रेडेबल ही आने लग गया है। अदरवाइज बहुत पहले की जब आप बात करोगे तो इतने ज्यादा पॉलीथीन आप यूज कर रहे थे जो क्या थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। इंसान धरती पर आता, पैदा होता, चला जाता, फिर आते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर चले जाते, और वो सालों साल एज इट इज रह जाते। ऐसे पॉलीमर को क्या कहा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाता है। यहां पर लिखा गया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये वो पॉलीमर होते हैं, जनरली नेचुरल पॉलीमर ही बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एग्जांपल दिया, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या होते हैं, वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं खुद ब खुद। नेक्स्ट आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सिंथेटिक पॉलीमर मेनली इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इनको क्या होता है, ये समय के साथ डिग्रेड नहीं होते, इस वजह से सालों साल तक क्या रहते हैं, एज इट इज पड़े रहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पर कुछ सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कुछ ऐसे भी पॉलीमर होते हैं जो सिंथेटिक तो होते हैं पर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। सबसे पहला पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, PHBV। ध्यान रखना ये कैसा होता है, आपसे सीधा पूछ सकता है। जो PHBV है, PHBV ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, डेक्स्ट्रोन। डेक्स्ट्रोन का एक और नाम होता है क्या, ये रहा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। ये डेक्स्ट्रोन का दूसरा नाम होता है। और डेक्स्ट्रोन भी आपका क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर तो होता है बट ये बायोडिग्रेडेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नायलॉन टू नायलॉन 6। ये पॉलीमर होता है किसका, ग्लाइसिन का एंड 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड का। तो ये जो नायलॉन टू नायलॉन 6 है, ये भी क्या होता है आपका, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही होता है। तो आपको ये सारे पॉलीमर पता होने चाहिए, इनकी हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैंने इस PDF के अंदर ही, इस लेक्चर के अंदर ही कुछ मोनोमर यूनिट, उनसे क्या पॉलीमर बनता है और किस टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। जैसे कि इथाइलिन में पॉलीथीन है, प्रोपाइलिन में क्या है, प्रोपाइलिन से क्या बनता है, पॉलीप्रोपाइलिन बनता है। विनाइल क्लोराइड से क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। स्टाइरीन से क्या बनता है, पॉलीस्टाइरीन बनता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन से क्या बनता है, ब्यूना रबर बनता है। इसके ऊपर भी आप टिक कर लीजिएगा। एक्राइलोनाइट्राइल से क्या बनता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनता है। विनाइल एसीटेट से क्या बनता है, पॉलीविनाइल एसीटेट बनता है।
टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से क्या बनता है, इथाइलिन, टेफ्लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, CF2, और यहां पर आपका CF2 कहां काम आता है, जो आपके नॉन स्टिकी कुकवेयर हो, जो आपके घरों में आप खाना बनाने के लिए यूज करते हो, नॉन स्टिकी पैन होता है, उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लोन की ही आपकी कोटिंग होती है। और आइसोप्रीन, ये इससे क्या बनता है, आपका पॉली आइसोप्रीन बनता है। साथ के साथ ये आपके कुछ और एग्जांपल हैं, क्लोरोप्रीन से क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस डाइमिथाइल टेरेथाइलेट से क्या बनता है, डेक्रोन बनता है। फिर आपका नाइलॉन 6,6 है, देन आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, नाइलॉन 6,6 भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था, और ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको इस पीडीएफ में पॉलीमर दिए हुए हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पॉलीमर आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक पेज और है, बस ये लास्ट पेज है, इससे आगे नहीं है। आपको इन सब को क्या रखना है, ध्यान रखना है, एक बार जरूर पढ़ लेना। पीडीएफ आपको हमारी ऐप के ऊपर हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर किसी और स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की, या फिर पीजीटी केमिस्ट्री, HPSC पीजीटी केमिस्ट्री, या फिर कोई भी और NVS KVS पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम की, तो आप हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।